हेलो एवरीवन, दिस इज दिगंत चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू डीएलसी। आज के दशहरा के पावन पर्व पर और नवरात्रि के समापन पर हमारी पूरी डीएलसी की टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका त्यौहार काफ़ी अच्छा रहा होगा, अपने सभी ने इसको एक फेस्टिविटी के रूप में एंजॉय किया होगा। दोस्तों, आज रात मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एडवोकेट एक्ट्स के बारे में असेंशियली। अलॉन्ग विद इट वी विल डील विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, जिनमें इन असेंस अगर अपन देखें तो सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में इंपॉर्टेंट है, और कुछ हैंडफुल ऑफ सेक्शंस है फ्रॉम द एडवोकेट एक्ट, जिसमें आपने अगर स्पेसिफिकली इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लिया तो जो पूरा एंटायर बेयर एक्ट है उसको उसमें हम लोगों ने हाईलाइट कर दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पर्पसेस। वो हाईलाइटेड फाइल अलॉन्ग विथ ऑल द स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो आपको काफ़ी शॉर्ट कर देगा ये पूरी प्रिपरेशन को, ये हमारे टेलीग्राम लिंक में है। टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी अपलोड होने वाला है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गेट बैक टू द सिलेबस राइट नाउ। सिलेबस ऑफ एआईबी अगर आप गूगल पे देखेंगे तो सिलेबस में है प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल्स। इससे बहुत एक्सप्लिसिट नहीं है कि असेंशियली चैप्टर कंस्टिट्यूट क्या करेगा, क्या वो एडवोकेट्स एक्ट कंस्टिट्यूट करेगा, क्या वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स कंस्टिट्यूट करेगा, या फिर कुछ और भी एस्पेक्ट हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर रूल्स ऑन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स दिया है, जो कि बात करता है एंटायर सिलेबस की। यही कंस्टिट्यूट करेगा आपका एंटायर सिलेबस, विच कंस्टिट्यूट एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हैं, पार्ट 4 हैं, और पार्ट 5, 6, 7, 8, 9 हैं। इनमें से सिर्फ 2 पार्ट्स हमारे काम के हैं, जो कि पार्ट 6 एंड पार्ट 7। पार्ट 7 आपको बहुत ही पेरिफेरी लेवल पे रीड करना है। हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पार्ट 6 की जो एंटायर लिस्ट है, जिसमें 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं, जिसमें जो एडवोकेट्स हैं उनकी ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट्स, एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स फेलो एडवोकेट्स, एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, इन तीनों के बारे में एक विस्तृत लिस्ट दी गई है, जिसको आप बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल करियर ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। नाउ लेट्स गेट इनटू द एडवोकेट्स एक्ट। आज इस वीडियो में एडवोकेट एक्ट की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग कर लेंगे। अगर आपने केवल ये वीडियो देख के भी चले गए एग्जाम हॉल में तो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, बारिंग या एक्सेप्टिंग with the exception of the case laws which they are going to ask. I have not included the case law in this particular video, and the reason for that is कि उसकी एक सेपरेट वीडियो हम इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने वाले हैं। तो जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो रीसेंट केस लॉज हैं, या फिर कोई रीसेंट न्यूज़ है, जो 2023 का अमेंडमेंट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अमेंडमेंट लाया रूल्स में, वो सारी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो का पार्ट होंगे। अभी सिर्फ हम बेयर एक्ट पे डील करेंगे। तो बेयर एक्ट पे आते हैं। ये एडवोकेट्स एक्ट जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये कॉपी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अभी 10 साढ़े 10 पे वीडियो अपलोड होगी, और उसके बाद तुरंत बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसे अपलोड करवा दूँ टीम से कह के। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवोकेट्स एक्ट की। 1961 का एक्ट है। इसमें अमेंड एंड कंसोलिडेट आप एक बार देख लेना कि इसका पर्पस क्या है। जब भी ऐसे सवाल आए तो बस ये देख लेना कि इसे लोकेट करने का तरीका क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बार एडवोकेट्स एक्ट 1961? द पर्पस इज टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स, यानी एडवोकेट्स भी आ जाएंगे इसमें, मुख्तार्स भी आ जाएंगे इसमें, प्लीडर्स भी आ जाएंगे। इसकी डेफिनेशन दी गई है डेफिनेशन क्लॉज में, व्हाट कंस्टिट्यूट लीगल प्रैक्टिशनर्स, एंड टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल एंड ऑल इंडिया बार। बार काउंसिल्स का मतलब यहाँ से है स्टेट बार काउंसिल्स, और ऑल इंडिया बार से यहाँ मतलब है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले आ जाते हैं इसका विस्तार कहाँ तक हो रहा है। तो इसका विस्तार हो रहा है द एंटायर इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, जब आएगा तब बताऊंगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोई भी प्रैक्टिशनर अगर अपना स्टेट बार काउंसिल्स में, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा देता है, देन ही इज, अगर वो किसी रोल में एंटर हो गया है तो ही इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज द पर्पस मैंने यहाँ पे बताया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो यदि आप मध्य प्रदेश बार काउंसिल के मेंबर हैं तो आप एंटायर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ एडवोकेट।
You do not need separate registration, separate procedure in order to practice anywhere in India. You can practice anywhere. The only requirement is that you have enrolled yourself in a state bar council. All right. और वो भी अब जरूरी नहीं रह गया, आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जिसके बाद आप ये पूरी प्रोसेस करवा सकते हैं. डेफिनेशन, इन दिस डेफिनेशन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. अब ये डेफिनेशन में क्या है, 2-3 डेफिनेशन है जो मैं यहाँ पे आपको कवर कर दूँ. सबसे पहली डेफिनेशन है एडवोकेट. एडवोकेट यानी 2A में एडवोकेट की डेफिनेशन मीन्स एन एडवोकेट इंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. ये रोल कौन सा हो सकता है, ये रोल एसेंशियली बात कर रहे हैं स्टेट बार काउंसिल्स के अंदर जो रोल बनाए हैं, जो रोल प्रिपेयर किए जाते हैं उसकी बात करना है. रोल एसेंशियली क्या होता है, रोल एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है, नंबर ऑफ एडवोकेट्स which either appear or has registered himself, enrolled himself as member of that particular court. तो वो पर्टिकुलर कोर्ट एक रोल प्रिपेयर करता है. तो ऐसे ही स्टेट बार काउंसिल से एक रोल प्रिपेयर करते हैं कौन से ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनने हमारे साथ रजिस्टर किया है खुद को और जो रेगुलरली कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड इन एनी ऑफ द टेरिटरी है विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट उसमें रेगुलरली अपीयर होते हैं. तो वो जो रोल है वो इसकी बात कर रहे हैं. अपॉइंटेड डेट छोड़ दीजिए, बार काउंसिल छोड़ दीजिए. बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, सेक्शन 4 में जो दिया गया है. हाई कोर्ट छोड़ दीजिए. लॉ ग्रेजुएट का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. जब आप पढ़ेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी जाके देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनकी डिग्री को मान्य माना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए. सो इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम यू नीड टू चेक वेदर द कॉलेज फ्रॉम विच यू हैव ग्रेजुएटेड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और नॉट. तो यहाँ पे इन्होंने बोला लॉ ग्रेजुएट्स मीन्स अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया. एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया से यहाँ मतलब है बार काउंसिल. अगर AIB की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया गया है कि नहीं है. अगर उसे रिकॉग्निशन नहीं है देन योर एंटायर डिग्री हैज no meaning and you will be debarred from entering this examination because the fundamental criteria is you need to have a law degree. And if an unrecognized degree, you have passed your examination from an unrecognized degree, then your degree has no value whatsoever. ये अभी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रूल्स में उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है. रोल मीन्स अ रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट. ऑलराइट. अब ये डेफिनेशंस के बाद अपन सीधा जंप करते हैं बार काउंसिल पे. अब देखिए चैप्टर 2. चैप्टर 2 क्या है, बार काउंसिल्स. बार काउंसिल्स यहाँ पे 2 तरीके की होंगी इस एक्ट के पर्पस के लिए. नंबर 1 होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया. नंबर 2 होगा स्टेट बार काउंसिल. मध्य प्रदेश बार काउंसिल, दिल्ली बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, राजस्थान बार काउंसिल, ऐसी डिफरेंट स्टेट्स की बार काउंसिल्स. तो एक सेंट्रल लेवल पे बार काउंसिल होगी, एक स्टेट लेवल पे बार काउंसिल, बाकी स्टेट लेवल पे बार काउंसिल्स होंगी. जो बार काउंसिल स्टेट्स की होंगी उनकी रूल मेकिंग पावर इज सब्जेक्ट टू इट्स एक्सेप्टेंस बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. अगर अपन इस तरीके से देखें तो हायरार्किकली ये दोनों को टर्मिनस नहीं है, सेम पैरेलल लेवल पे नहीं है. स्टेट बार काउंसिल्स आर अंडर द सुपरविजन एंड जनरल कंट्रोल ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो हायरार्की में आप देखें तो ऊपर आएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और नीचे आएंगी बार काउंसिल ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स. बार काउंसिल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के पास जो पावर है, रूल मेकिंग पावर है, दैट इज सब्जेक्ट टू इट्स एक्सेप्टेंस बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो हायरार्की में डिफरेंस ऑब्वियसली है. ऑलराइट. अब यहाँ पे शुरुआत मैंने करी है स्टेट बार काउंसिल से. मैं यहाँ पे बता दिया कि कहाँ का बार काउंसिल होंगी, कैसे कैसे एस्टैब्लिश होंगी. कोई काम का नहीं, आप सीधा छोड़ते जाइएगा, ये भी कोई काम का नहीं है. इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल विद एन इलेक्टोरेट नॉट एक्सीडिंग 5000. इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बार काउंसिल होगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स यानी जितने मेंबर्स होंगे, एडवोकेट्स होंगे, वो अगर एक्सीड नहीं करते हैं 5000, 15 मेंबर्स की स्टेट बार काउंसिल बनेगी. अगर वही मेंबर 5 जैसे मान लीजिए 5000 मेंबर्स से कम है तो स्टेट बार काउंसिल की टोटल स्ट्रेंथ होगी 15. प्रीलिम्स का पहला सवाल. प्रीलिम्स का दूसरा सवाल, अगर वो जनता जो एडवोकेट्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में वो 5 से 10,000 के बीच में है तो स्टेट बार काउंसिल की जनसंख्या होगी 20. जो मेंबर्स की संख्या होगी वो होगी 20. अगर 10,000 से ऊपर मेंबर्स हैं
10,000 से ऊपर मेंबर्स हैं तो पॉपुलेशन जो मेंबर्स की जनसंख्या होगी स्टेट बार काउंसिल्स के मेंबर्स की जो वो होगी टोटल संख्या होगी वो हो जाएगी 25। 10,000 एंड अबव तो मेंबर्स टोटल कंस्टिट्यूट करेंगे 25 मेंबर्स। ये स्ट्रेंथ हो गई। ये 3 सवाल हो गए जो पूछे जा सकते हैं। Provided that as nearly as possible, 1/2 of such elected members shall, subject to any rules that may be made in this behalf by the Bar Council of India, be the person who have at least 10 years been advocates on the state roll. अब ये दूसरी रिक्वायरमेंट क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए टोटल मेंबर्स हैं आपके कितने हैं, यहाँ पे कितने दिए 15, 20, 25, 20 सबसे अच्छा हिसाब है। 20 के आधे मेंबर्स यानी कितने हुए 10 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो एटलीस्ट जिनको 10 साल पे स्टेट रोल में अपने आप को रजिस्टर किए हुए हो गए। ये 2 कंडीशन है स्टेट बार काउंसिल के लिए, आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदरवाइज देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब आ जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर, और 1 मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। Suppose there are 10 state bar councils in India, then 10 members from there and 2 members from here. So a total of 12 members. This is just an example. Suppose there are 28 states, then the total bar council of Indian members strength would be 30. 28 plus 2. All right. अब यहाँ पे दिया है कि कब कब इसके बाद आप सीधे नीचे आ जाइए। फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल, एडमिट करना है पर्सन्स को एडवोकेट में, प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, एक रोल मेंटेन करना है कि एमपी या यूपी या फिर राजस्थान या दिल्ली की बार काउंसिल में कितने लोग हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं स्टेट बार काउंसिल में। वन मोर रूल टू इम्पॉर्टेंटली कीप इन योर माइंड कि अगर आप किसी एक स्टेट बार की मेंबर बन जाते हैं तो फिर आप नेसेसरली बाकी किसी भी स्टेट बार काउंसिल्स के मेंबर नहीं हो सकते। दिस इज द फंडामेंटल रूल। अगर आपको अपने आप को किसी और स्टेट बार काउंसिल के साथ रजिस्टर कराना है एंड यू आर प्री एग्जिस्टिंगली अ मेंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, देन द ओनली ऑप्शन विच यू हैव इज टू गेट योरसेल्फ ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट स्टेट। यदि आप दिल्ली में अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे और आप उस स्टेट बार काउंसिल के मेंबर थे, अब आपको एमपी में माइग्रेट करना है या किसी भी अपने होम स्टेट में माइग्रेट करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप सिर्फ उसे ट्रांसफर करा सकते हो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बार काउंसिल टू your own home state bar council. Other than that you cannot simultaneously be a member of 2 state bar council. तो ये भी एक सवाल हो सकता था जो मुझे लगा बता दूं मैं आपको। Entertain and determine misconduct. अब देखिए अपने कोर्स का नाम क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट से रिलेटेड जो सेक्शंस है, रेलेवेंट सेक्शंस है, वो है सेक्शन 35 और सेक्शन 36। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है? कहीं भी डिफाइन नहीं है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है। जनरल ड्यूटीज दी गई हैं, एटिकेट्स दिए गए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताया गया है चैप्टर नंबर 6 में, और नहीं पार्ट 6 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में। तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दी गई है जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो मिसकंडक्ट क्या कंस्टिट्यूट करेगा? वो एक डिसिप्लिनरी कमेटी तय करेगी। हर स्टेट बार काउंसिल एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी के समक्ष वो केस आएंगे, ये अभी आगे सब डिस्कस्ड है आगे इस वीडियो में, तो जस्ट आप ध्यान से देखते जाएं। तो इसका तीसरा काम क्या है स्टेट बार काउंसिल का? टू एंटरटेन एंड डिटरमाइन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल। टेरिटरी में जितने भी एडवोकेट्स हैं उनने अगर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया तो ये इसे डील करेंगे। टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल, सपोर्ट एंड रिफॉर्म। बाकी ये सारे हैं, बहुत जेनेरिक चीज़ें हैं जो यहाँ लिखी गई, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट नहीं समझा आपको बताना। फिर 7 में आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होगा, एटिकेट्स क्या होंगे, जो कि मैंने आपको बताया पार्ट 6 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स जो आगे अपन डील करेंगे उसमें डिस्कस किए गए हैं। 35 और 36 इससे रेलेवेंट कंडीशन है, जहाँ पे पनिशमेंट और पूरा प्रोविजन दे रखा है कैसे मिसकंडक्ट होता है और मिसकंडक्ट में क्या करना चाहिए। टू ले डाउन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय डिसिप्लिनरी कमेटी। जैसा मैंने बताया कि जब भी कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात आएगी, कोई कंप्लेंट अराइज होगी अगेंस्ट एनी एडवोकेट, कोई थर्ड पार्टी भी कंप्लेंट कर सकता है, फेलो एडवोकेट्स भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट भी कंप्लेंट कर सकता है, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कोई भी कंप्लेनेंट बनता है इस केस में, तो उस कंप्लेंट को संज्ञान में कौन लेगा, उस पर फैसला कौन करेगा?
तो फैसला करने वाली जो अथॉरिटी है वो है डिसिप्लिनरी कमेटी। एक कमेटी फॉर्म होगी स्टेट बार काउंसिल की, जिसमें उसके खुद के मेंबर्स होंगे, कुछ कोऑप्टेड मेंबर्स होंगे, कुछ अपने से नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर्स। तो इन दोनों को मिला के एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाएगी जो सेक्शन 9 में आएगा। तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी होगी वो एक्शन लेगी, वो सजेस्ट करेगी कि वो एक्शन क्या लेना है, कैसे लेना है। ऑलराइट, फिर उसकी अपील्स होंगी। अगर स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसने कोई फैसला दिया एडवोकेट्स के खिलाफ, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो, असेंशली क्या होता है, आप या फिर सस्पेंड करेंगे उसे, या फिर उसका लाइसेंस रिवोक कर देंगे, या फिर उस कंप्लेंट को खारिज कर देंगे। यही 3-4 ऑप्शन रहते हैं उनके पास। अब कोई भी एक डिसीजन आया, उसके खिलाफ अपील में जाना है, तो जब आप अपील में जाएंगे तो अपीलेट अथॉरिटी कौन सी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने बताया था पहले ही वीडियो की शुरुआत में तो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हायरार्की में ऊपर है, नीचे फिर सारी स्टेट बार काउंसिल्स हैं। तो अगर किसी एडवोकेट को डिसिप्लिनरी कमेटी के एक्शन से कोई ग्रीवियंस है तो वो कहाँ जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाएगा, फिर फर्दर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। ऐसे प्रोविजन इसमें दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी and the disciplinary committee of each state bar council to safeguard the right, privilege and interest of advocate। वही लॉ रिफॉर्म, फिर जेनरिक बातें हैं। टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटीज़ का रिकॉग्निशन कि आपकी लॉ डिग्री प्रॉपर है, आप इस जगह से अगर कोर्स परसू करते हैं तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनीवेयर। तो उसके लिए जो फंडामेंटल क्राइटेरिया है, जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिवर्सिटी के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप लॉ करें। तो उसको भी रिकॉग्नाइज करने का पावर किसके पास है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है सेक्शन 7 के अंदर। फिर उससे विजिट भी करना है यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्पेक्शन भी करना है यूनिवर्सिटीज़ में, ये सारे काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं। फिर उसके बाद ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की नहीं है, इसको पूरा स्किप कर सकते हैं। 8 बार मेंबर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल का टर्म क्या होगा, 5 ईयर्स होगा, बस इसे ध्यान में रख लीजिए। नीचे आ जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमेटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन, अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, स्पेशल कमेटी कंस्टिट्यूट कर देगी। स्पेशल कमेटी में कौन कौन होगा, द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल रिफर्ड टू इस पर्टिकुलर टू बी चेयरमैन, और फिर उसके बाद 2 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंगस्ट द एडवोकेट्स ऑन इलेक्टोरल रोल ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। मान लीजिए स्टेट बार काउंसिल में एक पर्टिकुलर टर्म था 5 साल, वो खत्म हो गया, पर स्टेट बार काउंसिल दोबारा से री एनैक्ट नहीं हुई। अगर वो री एनैक्ट नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में स्पेशल कमेटी फॉर्म होगी। स्पेशल कमेटी फॉर्म होगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ये है। नीचे बढ़ जाते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको याद रखना है। सेक्शन नंबर याद रखें चाहे ना रखें, ओपन बुक एग्जाम है, पर इसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट आप एक बार रिमाइंड कर लें, फिर वहाँ जब क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आप गोला भर पाएंगे। डिसिप्लिनरी कमेटी, अब बार काउंसिल शैल कंस्टिट्यूट 1 or more डिसिप्लिनरी कमेटी, each of which shall consist of 3 persons of whom 2 shall be persons elected। तो टोटल मेंबर्स कितने हुए, 3 मेंबर्स, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, of 2 shall be persons elected by the council from amongst its members। अब मान लीजिए कोई एक स्टेट है, स्टेट में 2 लोग तो वहीं के मेंबर होंगे और यहाँ पे 2 तो इलेक्ट हो गए फ्रॉम द स्टेट बाउंस, एंड the other shall be co-opted by the council from amongst advocates who possess qualification। सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए स्टेट बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमेटी बनाना चाहती है तो वो क्या करेगी, 2 मेंबर तो हमारे जो मेंबर्स हैं 20, 15 या 25 उनमें से सेलेक्ट कर लेगी और किसी एक को कोऑप्ट कर लेगी। कोऑप्ट यानी कि अगर बहुत ही एमिनेंट पर्सन हुआ या फिर नोन पर्सन हुआ, पारदर्शी पर्सन हुआ, तो उसे फ्रॉम द एडवोकेट्स ऑन रोल, स्टेट में बहुत सारे एडवोकेट्स होंगे जो स्टेट बार के तो मेंबर है पर डिसिप्लिनरी कमेटी का पार्ट कंस्टिट्यूट नहीं करते, या फिर स्टेट बार काउंसिल का मेंबर कंस्टिट्यूट नहीं करते, जो फिक्स मेंबरशिप है 15, 20 और 25 की। तो उस कंडीशन में जो एडवोकेट्स हैं, नॉर्मल एडवोकेट्स, उनमें से कोई एक आप एडवोकेट चुन सकते हो। तो ऐसे 3 मेंबर बन गए, 2 फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल मेंबर्स एंड 1 फ्रॉम द अदर एडवोकेट्स। तो ऐसा अपन ने एक बोर्ड कंस्टिट्यूट कर दिया जिसे अपन कहेंगे डिसिप्लिनरी कमेटी। फिर काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं जो स्टेट बार काउंसिल बना सकता है, उनमें से एक हो गई लीगल एड कमेटी, एक हो गई
एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई, एनरोलमेंट कमेटी हो गई। एनरोलमेंट कमेटी का मतलब है बेसिकली एग्जीक्यूटिव कमेटी फंड्स वगैरह डिटरमाइन करेगी कि फंड्स हैं स्टेट बार काउंसिल के पास कि नहीं है। एनरोलमेंट कमेटी वो ये देखेगी कि किसी का नाम आ रहा है, किसी की एप्लीकेशन आ रही है, सो एज टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द स्टेट बार काउंसिल, तो उसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, उसने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ करी है कि नहीं करी है, और अगर किसी का केस खारिज कर देते हैं ऑन एनी प्रमाइस तो वो काम भी एनरोलमेंट कमेटी करती है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी में बचा चुका हूँ 9 मेंबर्स होते हैं। लीगल एजुकेशन कमेटी होगी, उसमें 10 मेंबर्स होंगे। फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल, तो क्या होगा 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ सच काउंसिल में अगर वो व्यक्ति नहीं आ रहा है या फिर किसी अन्य वजह से उसका रोल ऑफ एडवोकेट से नाम कट गया है तो वो स्टेट बार काउंसिल का मेंबर फिर नहीं रह जाएगा। फिर 11, 12 छोड़ दीजिए, 13 पे आ जाइए, 14 पे छोड़ दीजिए, 15 पे छोड़ दीजिए। सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन इसमें से देख लीजिए, बाकी सब आपके काम का नहीं है। अब बस रूल मेकिंग पावर पे बात करी गई है कि अगर स्टेट बार काउंसिल कोई रूल पास करता है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा अनलेस दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हायरार्की में ऊपर आ गया। चैप्टर 3 पे आ गए। चैप्टर 2 अपन ने बार काउंसिल्स के बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी था, जहाँ डेफिनेशन और विस्तार के बारे में बात थी। चैप्टर 3 पे आ गए एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस कि अपन लोग का एडमिशन कैसे हो और एनरोलमेंट कैसे हो, क्योंकि एनरोलमेंट से फिर सीनियरिटी, एक्सपीरियंस सब कुछ काउंट होने लगता है। ऑलराइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। अब देखिए कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स कितने हैं? 2 एडवोकेट्स हैं। एक सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कि एक डेजिग्नेशन होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, जिसे रिकॉग्नाइज करने का काम भी हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स करते हैं। सिर्फ वही 2 अथॉरिटी है जो ये काम कर सकते हैं। तो जैसे ही डेजिग्नेशन होता है उनकी एक सेपरेट क्लास वो कंस्टिट्यूट करने लगते हैं जिनका डेजिग्नेशन होता है सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स की डेजिग्नेशन के साथ ही वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। अब सीनियर एडवोकेट्स क्या हैं? 2 क्लासेस होती हैं एडवोकेट की, सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कौन बनता है? जो अपनी कंसेंट से बाय डेजिग्नेटेड इफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट बाय वर्च्यू ऑफ हिज नंबर 1 एबिलिटी, स्टैंडिंग एट द बार, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ, ही इज डिजर्विंग ऑफ सच डिस्टिंक्शन। ये एक डिस्टिंक्शन है। आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो किसी के एफर्ट्स, सर्विस ऑफ ईयर्स को, कि उन्होंने इतनी मेहनत इस प्रोफेशन में करी कि दे आर वर्दी ऑफ सच डिस्टिंक्शन फ्रॉम द common class of people who are considered as normal advocates. They are considered as senior advocates. All right. Restrictions होंगे, कुछ मैटर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो बताएगी, जो कि उन्होंने BCI रूल्स में ऑलरेडी बता रखे हैं। फिर नीचे आ जाते हैं। स्टेट बार काउंसिल की जिम्मेदारी है कि रोल ऑफ एडवोकेट्स को मेंटेन करें, ये ठीक है। फिर ऑल द पर्सन हु आर एडमिटेड टू बी एडवोकेट्स, ये हो गया। मैं एक बार सब क्लॉजेज भी पढ़ता जाता हूँ। सेक्शन 17 के अंदर अपन बात कर रहे हैं। सेक्शन 17 के अंदर सब क्लॉज 1, सब क्लॉज बी इंपॉर्टेंट है। ऑल पर्सन्स हु आर एडमिटेड टू बी एडवोकेट्स ऑन द रोल ऑफ स्टेट बार काउंसिल अंडर दिस एक्ट ऑन और आफ्टर द अपॉइंटेड डेज, ठीक है। फिर ईच ऑफ सच रोल ऑफ एडवोकेट शाल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द फर्स्ट कंटेनिंग द नेम्स ऑफ सीनियर एडवोकेट। जो रोल ऑफ एडवोकेट होगा वो भी 2 पार्ट में कंस्टिट्यूट करेगा। पहला जो रोल होगा वो होगा सीनियर एडवोकेट्स का, दूसरा जो रोल होगा वो होगा अदर एडवोकेट्स का। एंट्रीज जो होंगी, जो ईच ऑफ रोल में भरी जाएंगी, वो एज पर सीनियरिटी भरी जाएगी माय फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए 2018 में कोई व्यक्ति है, वो रजिस्टर करा रहा है स्टेट बार काउंसिल में अपना नाम, और कोई 2019 में करा रहा है, एंड सब्सिक्वेंटली सो ऑन एंड सो फोर्थ 2014 तक कोई भी अगर अपने आप को रजिस्टर करा रहा है स्टेट बार काउंसिल्स में, तो उनका जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है वो एज पर सीनियरिटी ही होगा। आप पहले आइए, अपना नाम रजिस्टर कराइए, आप का नाम जो है सीनियरिटी, मतलब ज़रूरी नहीं है अगर आप ट्रांसफ़र होके आते हैं तो बात अलग है, पर आप जैसे ही पहली बार अपना नाम लिखाएंगे वहाँ से आपकी सीनियरिटी गिनना चालू हो जाएगी, उस पर्टिकुलर डे से चालू हो जाएगी। ऑलराइट, अब वो सीनियरिटी कैसे तय होगी मैं पहले ही बता दे चुका हूँ। डेट ऑफ एनरोलमेंट अंडर द इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट 1926, बाकी और इसमें कुछ काम नहीं है। ट्रांसफ़र अगर यदि करना है नेम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे मैंने बताया किसी बच्चे को दिल्ली में ऑलरेडी वो अपने आप को रजिस्टर कर चुका है एज अ एडवोकेट, अब उसे ट्रांसफ़र कराना है अपने आप को मध्य प्रदेश में, तो वो कैसे कराएगा? वो ऐसे कराएगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष वो एप्लीकेशन देगा। ही विल गिव हिज एप्लीकेशन बिफोर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब नीचे चलते हैं।
वो अथॉरिटी बस मैंने बता दी। ही शैल रिटेन द सेम अथॉरिटी। अब क्या होगा कि ट्रांसफर होने से क्या उसकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। उसका सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 में उसका आंसर है ही शैल रिटेन द सेम सीनियरिटी इन द लेटर रोल टू विच ही वॉज एंटाइटल्ड इन द फॉर्मर रोल। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रूशियल क्वेश्चन मे कम फ्रॉम दिस। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग सीनियरिटी, तो इसमें बोला गया है कि यदि दो व्यक्ति हैं, दोनों ने सेम डे पर अपने आप को रजिस्टर किया है स्टेट बार काउंसिल में, तो दोनों में से सीनियर कौन है? फिर उनकी सीनियरिटी तय की जाएगी एज पर देयर एज। सपोज अ पर्सन हु has started practicing at the age of 23 years and there's another person who has started practicing at the age of 45 years. सेम डे दोनों गए और कोर्ट में जाके, मतलब स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस में जाके अपने आप को रजिस्टर करा दिया। Who would be considered senior? For the purpose of experience they both are same. लॉ उन्होंने एक ही डे से शुरू किया प्रैक्टिस करना, बट उनकी सीनियर उन दोनों में से अगर गिना जाएगा तो किसे गिना जाएगा? जिसकी एज ज़्यादा हो। ऑलराइट, नॉर्मल एज ज़्यादा हो, डेट ऑफ बर्थ से। सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट ये छोड़ दीजिए। राइट ऑफ प्री ऑडियंस, प्री ऑडियंस का मतलब क्या है? पहले सुना जाना। तो यहाँ पे प्रायोरिटी दी है, एक तरीके से हायरार्की भी दी गई है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा एडवोकेट है जो दूसरे एडवोकेट से डेजिग्नेशन में भी सीनियर है, हायरार्की में भी सीनियर है, और सबसे पहले अगर दोनों को सुना जाना है तो उनमें से पहले किससे सुना जाना है? दैट इज़ प्री ऑडियंस। अटॉर्नी जनरल सबसे ऊपर आते हैं, फिर सॉलिसिटर जनरल आते हैं, फिर उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आते हैं, फिर सेकंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आते हैं, फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट्स आते हैं। एडवोकेट जनरल, आप इसी बात से समझ जाइए कि एडवोकेट जनरल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ही कम्स एट ऑफ 5th नंबर, क्योंकि यहाँ पे 3A भी है। तो अटॉर्नी जनरल हो गए, फिर उसके बाद कौन आ गया? अपन वापस से लिस्ट देख लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी हैं अभी, फिर उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, फिर उसके बाद अपना सेकंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और अल्टीमेटली फिर आता है एडवोकेट जनरल, जिसे अपन कहते हैं किसी एक स्टेट का सबसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट। 27 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। आई होप कि ये 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाए, बिकॉज it has been pointed out to me that your videos are long for the purpose of All India Bar Examination. I'll try to do it, but I won't compromise on the quality of my videos. That is my promise to you. आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर अब आप सिर्फ ये वीडियो देख के पूरी चली गए, तो जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो केस लॉ, जो आपका बेयरक बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपसे गलत नहीं हो सकते। सिर्फ इतने ही पोर्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैंने इसके पहले पॉइंट आउट नहीं किया, अब मैं सारे सेक्शन नंबर और सब सेक्शन नंबर भी बताता जाऊँगा, जिसमें अगर आप ऑडियो मीडियम से भी इसे सुन रहे होंगे बिना देखे तो भी आपका काम बन जाए। फिर उसके बाद आते हैं सीनियर एडवोकेट्स। एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट के बाद आते हैं सीनियर एडवोकेट्स, और सीनियर एडवोकेट्स के बाद फिर सारे एडवोकेट्स एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब क्या क्या कंडीशंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन नंबर 24। पर्सन्स हु मे बी एडमिटेड एज एडवोकेट्स ऑन अ स्टेट रोल। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो स्टेट रोल में खुद को एडमिट कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं? तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? 21 ईयर्स का होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? उसके पास डिग्री इन लॉ होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी क्राइटेरियाज हैं, दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बता रहा है क्या है, डिग्री कौन सी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए, सब छोड़ दिए। 24A डिसक्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डायरेक्ट हेडर बेस्ड क्वेश्चंस। आपने बेयरक खोला, इंडेक्स खोला, आपको ये आंसर मिल जाना है, और अगर ये इंडेक्स में नहीं आया, इंडेक्स के अंदर से भी आया, तो भी इसके थ्रू जैसे ही आप बेयरक खोलेंगे अपने अंदर का, आपको आंसर मिल जाएगा। उसने कोई, इफ़ ही इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, ये नहीं कि उसके खिलाफ कोई ऑफेंस ट्रायल में है, कन्विक्टेड होना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए, और उसका नेचर कैसा होना चाहिए कि इट मस्ट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड क्या है ये अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। इफ़ ही इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, ये आई गेस यहाँ पे रिडंडेंट हो गया। अब 1955 के बाद फर्दर अमेंडमेंट्स आ गए हैं इस पर्टिकुलर प्रोविजन में, जिससे ये डील करता है, पर ठीक है, अब इन्होंने लिखा है तो आप यही पढ़ लीजिए। इफ़ ही इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन चार्ज इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड,
दो चीज़ें याद करनी है मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड, या फिर किसी ऑफेंस में कन्वेक्ट हो जाए, या फिर जो स्टेट है, स्टेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी ने भी अगर ये कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता था ये पर्टिकुलर व्यक्ति, तो इसे निकाल दिया हो। जैसे ही इससे निकाला तो स्टेट बार के भी एंटाइटल, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर होने से भी ये अपना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऑलराइट, पर ऑफेंस का नेचर क्या होना चाहिए? मोरल टर्पिट्यूड। एक्ट का नेचर क्या होना चाहिए? मोरल टर्पिट्यूड की वजह से। जैसे ही 2 साल खत्म हो जाएंगे सस्पेंशन के या फिर रोल से नाम स्ट्रक ऑफ करने के 2 साल के बाद, जब भी जैसे ही वो डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगा, उसके 2 साल के उपरांत अब वापस से अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। अब किस अथॉरिटी के पास आप एप्लीकेशन दोगे? तो आप एप्लीकेशन दोगे स्टेट बार काउंसिल को, राइट। अब ये डिस्पोजल कौन करेगा? तो डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन यानी कौन तय करेगा कि किसी व्यक्ति को स्टेट बार काउंसिल का सदस्य बनाना है, मेंबर बनाना है या नहीं बनाना है। ऑलराइट, तो वो तय करने की अथॉरिटी है एनरोलमेंट कमेटी के पास। एनरोलमेंट कमेटी कौन सी थी? जो स्टेट बार काउंसिल्स के अंदर डिफरेंट कमिटीज हम लोग ने डिस्कस करी थी, लीगल कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, एनरोलमेंट कमेटी थी, डिसिप्लिनरी कमेटी थी। तो उनमें से एक कमेटी है एनरोलमेंट कमेटी। इसको जिम्मेदारी दे दी कि आप देखें कि हु इज़ द मेंबर या हु इज़ अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी लिस्टेड इन द रोल ऑफ द एडवोकेट्स विद द बार काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, where the enrollment committee of a state bar council proposes to refuse, most important सब clause 2, ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन? 26, जिसका हेडर क्या है? डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एज एन एडवोकेट। एडमिशन एज एन एडवोकेट वी आर स्टेट बार काउंसिल में आप खुद को एनरोल कराना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? मैटर जाएगा किसके पास? मैटर जाएगा एनरोलमेंट कमेटी के पास। एनरोलमेंट कमेटी उस चीज़ को डिस्पोज ऑफ करेगी। मान लीजिए वो रिफ्यूज करती है, फिर सब क्लॉज 2 लग गया, वो ऐसी एप्लीकेशन को रेफर कर देगी फॉर इट्स ओपिनियन टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो उस पर आंसर देगा, जो भी ओपिनियन फॉर्म करेगा, दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। ऑलराइट। 27, एप्लीकेशन वंस रिफ्यूज नॉट टू बी एंटरटेन्ड बाई अनदर बार काउंसिल एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब ये क्या कह रहे हैं? मान लीजिए आपका पंजाब बार काउंसिल थी, उसने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी, फिर आप गए दिल्ली में और दिल्ली में आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आप जो दिल्ली स्टेट बार काउंसिल है दैट ऑल्सो कैन नॉट एक्सेप्ट दैट पर्सन एज अ वायबल कैंडिडेट एज एन एडवोकेट ऑन इट्स रोल। क्यों? क्योंकि फिर उसे होगा क्या? आपने क्यों रिफ्यूज किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब स्टेट बार काउंसिल रिफ्यूज क्यों करेगा? तो कुछ ना कुछ ऐसे ग्रेव रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो उसे एज एन एडवोकेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए कोई अदर स्टेट भी नहीं करेगा। एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंटेंट इन राइटिंग ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। मान लीजिए पंजाब ने रिफ्यूज किया था, तो पंजाब का आप रिटर्न कंसेंट लेके आइए। अगर आपको रिटर्न कंसेंट वहाँ से पंजाब से मिल जाता है कि आप किसी अन्य स्टेट में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ दैट स्टेट काउंसिल, देन इट इज ओके। ऑलराइट। पावर टू मेक रूल्स, स्टेट बार काउंसिल के रूल्स हैं for the purpose of carrying out functions of this, but this is subject to acceptance by the Bar Council of India. ये rules making power तो है, but with an exception. ये लिखा है, no rule under this act, under this chapter shall have the effect unless they have been approved by the Bar Council of India. चलिए नीचे आ जाइए। Right to practice. Right to practice क्या है? Advocates to be only recognized class of persons entitled to practice law. Advocates क्या होंगे? सिर्फ एक क्लास ऑफ पर्सन होगा एडवोकेट्स, जिनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सिर्फ वो लॉ प्रैक्टिस करते हैं। ये इसमें दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, ये आपको याद करना ही करना है। राइट ऑफ एडवोकेट टू प्रैक्टिस, जिनका स्टेट रोल में अपने आप को जिनने रजिस्टर कर रखा है, वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ दिस एक्सटेंड इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कहीं भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 30 में दिया, तो 29 और 30 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, डिक्लेरेटरी प्रोविजन, जहां से आपको राइट मिल रहा है टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। फिर 33, एडवोकेट्स अलोन एंटाइटल टू प्रैक्टिस, यही बात कर दी जो अपन लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, ये रिडंडेंट है, काम का नहीं है। अब जो आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स चैप्टर 5, इसका हेडर भी जरूरी है, इसका सब कुछ जरूरी है। 34 minutes, all right. Punishment of advocates for misconduct. Punishment of advocates for misconduct.
मिसकंडक्ट डिफाइंड नहीं है, वो डिफरेंट केस लॉज के थ्रू मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बना के बताऊंगा कि व्हाट कंस्टिट्यूट मिसकंडक्ट, जिसमें एसेंशियली मैं 5 केसेस के थ्रू बता दूंगा कि ये एक्ट किया था इन पर्टिकुलर साहब ने, जो एडवोकेट थे उसे मिसकंडक्ट करार दिया गया डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा। जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष गए तो उन्होंने भी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और माना कि वो मिसकंडक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अफर्म कर दिया था, जो अल्टीमेटली अपीलेट अथॉरिटी है फॉर द पर्पस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। ऑलराइट, तो पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट वेयर ऑन अ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट और अदरवाइज अ स्टेट बार काउंसिल हैज रीजन टू बिलीव। तो यहाँ पे जो वो है वो क्या है, रीजन टू बिलीव है, बहुत हायर कैटेगरी इनने नहीं दी है। रीजन टू बिलीव दैट एन एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल हैज बीन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, या फिर प्रोफेशनल नेचर का मिसकंडक्ट हो या फिर अदर मिसकंडक्ट हो। प्रोफेशनल नेचर का मिसकंडक्ट क्या हुआ, आपने अपने क्लाइंट के साथ कुछ गलत कर दिया, ये प्रोफेशनल नेचर का हो गया। या फिर जो आपकी कोर्ट के समक्ष ड्यूटी थी उसके आपने पूरा नहीं किया, आपने फ्रॉड कमिट कर दिया, आपने फॉर्जरी कर दी डॉक्यूमेंट की, पर्जर कर दिया खुद को, दैट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट पर्सनल नेचर के होंगे, आप कन्विक्ट हो गए किसी मॉरल टर्पिट्यूड के इल्जाम में, ऐसा कोई इल्जाम लग गया तो दैट इज पर्सनल मिसकंडक्ट या फिर अदर काइंड ऑफ मिसकंडक्ट। इट शैल रेफर द केस फॉर इट्स डिस्पोजल टू डिसिप्लिनरी कमिटी। ठीक है, द डिसिप्लिनरी कमिटी अब वो क्या करेगी, हियरिंग फिक्स करेगी, उस दिन सुनेगी, नोटिस देगी और कंसर्न्ड एडवोकेट के साथ साथ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी नोटिफाई करेगी। अब वो 4 चीज़ें कर सकती है, वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं। डिसिप्लिनरी कमिटी आफ्टर हियरिंग द केस 4 चीज़ें कर सकती है। रेप्रीमेंड द एडवोकेट, डांट डपट लगा दी एडवोकेट के कि यू विल नॉट डू दिस पर्टिकुलर एक्ट अगेन। सस्पेंड द एडवोकेट, पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए सस्पेंड कर दिया, 1 साल या 2 साल। रिमूव द एडवोकेट, मतलब अब आप यहाँ पर डिबार हो गए, यू कैन नॉट प्रैक्टिस एनी मोर। अगर कोई एडवोकेट सस्पेंडेड है तो ही विल बी डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी और पर्सन इन इंडिया। नीचे आ जाओ। डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन कौन से ऐसे डिसिप्लिनरी पावर्स हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। वेयर ऑन अ रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट और अदरवाइज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी एडवोकेट हुज नेम इज नॉट एंटर्ड ऑन एनी स्टेट रोल हैज बीन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, इट शैल रेफर द केस फॉर डिस्पोजल टू इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी। अब मैंने आपको बताया था डिसिप्लिनरी कमेटी दोनों हेड्स पे बन रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऊपर वाले हेड पे भी एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना रहा है और स्टेट बार काउंसिल्स डिफरेंट हेड पे भी डिसिप्लिनरी कमेटी बना रहा है हर एक स्टेट में। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाई गई डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके पास केस कब आएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया किसी भी स्टेट बार काउंसिल्स में, अंडरटेकिंग देके वो जो है काम चला रहा है अपना, उसने नहीं करवाया। अब तो AIB के हिसाब से आपको स्टेट बार काउंसिल का मेंबर होना भी जरूरी नहीं है इस एग्जाम को अपीयर होने में। तो आपने मान लीजिए इस एग्जाम को पास कर लिया, आपने किसी स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, उस केस में अगर आप प्रोफेशनल या फिर पर्सनल मिसकंडक्ट करते हैं, अदर काइंड्स ऑफ मिसकंडक्ट करते हैं, तो उसके पास जुरिस्डिक्शन किसके पास है उन कंप्लेंट्स को सुनने का, उसका जुरिस्डिक्शन आएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बनाई गई डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा। ये इसमें दिया गया है 26 में। ठीक है, तो अगर आप स्टेट बार काउंसिल के साथ रजिस्टर हैं तो स्टेट बार के काउंसिल द्वारा बनी गई डिसिप्लिनरी कमेटी है वो आपको डील करेगी। अगर आप नहीं हैं तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाई गई डिसिप्लिनरी कमेटी है वो आपको डील करेगी। यहाँ से डिसिप्लिनरी कमेटी से आप अगर अग्रीव होंगे तो अपील कहाँ जाएगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाएगी। अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई डिसिप्लिनरी कमेटी से अग्रीव्ड हैं तो आपकी अथॉरिटी कौन सी होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट होगी। ऑलराइट, तो ये अपीलेट अथॉरिटी है जिसको नीचे डील किया है। अब जब भी डिसिप्लिनरी कमेटी डिस्पोज ऑफ करेगी ये केस तो प्रोसीजर जो लेट डाउन किया 35 में उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर वो ये करेगी। आगे बढ़ जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, तो डिस्पोज ऑफ कैसे करेगी, एक्सपीडियसली करेगी और 1 साल के भीतर कंप्लेंट के अंदर वो इसे डिस्पोज ऑफ कर देगी। तो सेक्शन 36 में जो ये टाइम लिमिट है ये काम की है, आप इससे लोकेट कर सकते हैं। अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जब भी डिसिप्लिनरी कमेटी किसी स्टेट की कोई एक डिसीजन देगी तो एडवोकेट अपील कहाँ करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। यदि वो स्टेट बार में रजिस्टर नहीं है और डायरेक्टली बार काउंसिल से ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई डिसिप्लिनरी कमेटी से अग्रीव्ड है उसके किसी डिसीजन से, तो डायरेक्टली अपील कहाँ चला जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। ये आगे बताया गया।
द स्टेट में विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर प्रेफर एन अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डेट ऑफ अपील कितनी है? 60 दिन। ऑर्डर किए नॉलेज से 60 दिन, जैसे ही वो ऑर्डर कम्युनिकेट करने दिया गया उससे 60 दिन। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, वही मैंने बताया कि अगर 36, 37 यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उससे आप अग्रीड हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अन्यथा अगर आपने स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वहाँ से मैटर गया बीसीआई के पास, बीसीआई ने से भी आप अग्रीव्ड हैं तो आप फिर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास दो जगह से जुरिसडिक्शन है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5 एंड 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 19 डायरेक्ट हेडर बेस्ड क्वेश्चन है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जवाब कैसे मिलेगा? 5 क्या है? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन लगाने में डिले होगा तो सेक्शन 5 यहाँ पे आपको रिलीफ दे देगा। सेक्शन 12 क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ डेज, पहला दिन हटा दीजिए, आखिरी का दिन हटा दीजिए, जजमेंट जिस दिन दिया गया उसे हटा दीजिए। जो एक्सक्लूजन के डेज हैं 4 या 5 सेगमेंट सब सेक्शन में डिवाइड है, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। थर्टी 39 हो चुका था, 40 में कुछ काम का नहीं है। 41 क्या है? ऑल्टरेशन इन लो कॉज रूल ऑफ एडवोकेट्स। अब मान लीजिए आपको कोई पनिशमेंट मिल गया बीइंग एन एडवोकेट बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी, तो जो भी पनिशमेंट दिया गया उसके बारे में आपका जो रोल होगा उसके सामने लिख दिया जाएगा कि इन भैया को ये पनिशमेंट दिया गया है। पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी क्या है? पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी के सेम पावर्स हैं जो भी सिविल कोर्ट के पास हैं। 42 में आपको ये याद कर लेना है। उसमें 4 ऑप्शन आएंगे कि क्रिमिनल कोर्ट्स के पास जितना पावर है उतना है, या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो दिया गया है वो है। तो सिविल कोर्ट जैसे पावर हैं, यानी आप समन कर सकते हो किसी को बुला सकते हो कोर्ट में, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकते हो, उसे एग्जामिन कर सकते हो, ये तमाम पावर आपके पास हैं। अगर आप खुद को परजर करते हो यानी 193 या फिर 228 में, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंस्टिट्यूट करेगी वो, और फिर अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन कमेटी आपको प्रोसिक्यूट करवा सकती है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है मैंने डिसीजन दिया, मैं वापस से उसी डिसीजन को रिव्यू कर रहा हूँ, तो ये रिव्यू करने की पावर डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है। रिव्यू खुद के में ऑन इट्स ओन मोशन सुओ मोटो भी हो सकता है विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर। ये बात याद रखने वाली है। रिव्यू जनरली सुओ मोटो नहीं होता है, पर यहाँ पे रिव्यू में सुओ मोटो पावर्स भी दे रखे हैं। सुओ मोटो खुद के डिसीजन को जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो रिव्यू कर सकती है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं चैप्टर 6 मिसलेनियस पेनल्टी। अगर कोई इलीगली प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो उसकी पेनल्टी क्या है? 6 महीने की सज़ा, 6 मंथ्स। तो ये कहाँ है? ये आपका 45 डेज में है। ये आप बस ये ऐसे ही पढ़ लेना। पावर ऑफ रिवीजन। रिविजनल पावर क्या होते हैं? रिकॉर्ड बुलाया लोअर अथॉरिटी का और खुद से उस रिकॉर्ड को कि कैसे उस अथॉरिटी ने उसे डील किया है वो चेक कर लिया, तो इसे अपन जनरली कहते हैं रिविजनल पावर। तो पावर ऑफ रिमिशन किसके पास है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। किसी भी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा कोई भी डिसीजन दिया गया हो, कुछ भी किया हो, उसको रिविजनल पावर किसके पास है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। अगेन साबित करता है कि हायरार्किकली वो ऊपर है। रिव्यू क्या है? द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स कमिटी अदर देन डिसिप्लिनरी कमिटी, इसकी डिसिप्लिनरी कमिटी रिव्यू नहीं है कर सकती, मे ऑफ इट्स ओन मोशन और अदरवाइज रिव्यू एनी ऑर्डर विद इन 60 डेज। पावर टू गिव डायरेक्शन छोड़ दिए। जनरल पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे रूल मेकिंग पावर की बात कर रहे हैं बार काउंसिल की। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, सीनियरिटी बता सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। ये सब मैंने आपके लिए इसमें हाईलाइट कर दिया। ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड दिस वीडियो फ्रॉम आवर टेलीग्राम लिंक and get your job done. This is the easiest I can make this particular act easy for you. इतना ही पढ़ना है जितना हाईलाइटेड है, उसके अलावा आप एक शब्द मत पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ से आई डोंट थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हाईलाइटेड है, जितना था मैंने आपको बता दिया बाय एंड लार्ज। अब आ जाते हैं अपन फटाफट से BCI इंडेक्स पे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। रूल्स में अगर आप देखेंगे इसके रूल्स को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स को, तो इसमें कुछ बाइफर्केशन किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, मैटर्स रिलेटिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इसके रूल्स बिल्कुल भी पढ़ने नहीं है, अपन ने बेरक पढ़ लिया, वही बहुत बड़ी बात है। पार्ट 3 क्या है? सर्टेन मैटर्स रिलेटिंग टू स्टेट काउंसिल, ये भी जरूरी नहीं है। पार्ट 4 क्या है?
लीगल एजुकेशन रोल्स, ये भी जरूरी नहीं है, पार्ट 4 है। स्टेट रोल एंड सीनियरिटी, ये भी जरूरी नहीं है, पार्ट 6 है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन सीनियर एडवोकेट्स, और पार्ट चैप्टर 2 है इसका, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट। फिर उसके बाद पार्ट 7 की जो हेडिंग है वो है कंप्लेंट्स अगेंस्ट एडवोकेट एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे एक्ट करेगी उसके बारे में है। तो ये जो है ये अपन को डील करना है थोड़ा सा पार्ट 6। पार्ट 7 में बस पेरिफेरी एक बार अपन नज़र दौड़ा लेंगे कुछ है काम का या नहीं है, उसके बाद अपन ये ख़त्म कर देंगे। चलिए BCI रूल्स पे आइए, वही जो मैंने आपको बताया था पार्ट 6। तो पार्ट 6 ये है, राइट। ये है पार्ट 6, रूल गवर्निंग एडवोकेट्स। आई होप इट इज विजिबल टू यू। Restrictions on senior advocate. Senior advocate shall not file a वकालतनामा or act in any court, tribunal or before any person or other authority mentioned in section 30. एक्ट का मतलब क्या है? अपीयर नहीं होगा, प्लीड नहीं करेगा, ये सब नहीं करेगा। अब ये क्या कह रहे हैं? सीनियर एडवोकेट शाल नॉट अपीयर विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट और विदाउट एन एडवोकेट इन पार्ट 2 इन एनी स्टेट रूल। अब ये क्या कह रहे हैं? सीनियर एडवोकेट बिना किसी एडवोकेट के साथ के बिना, मतलब अकेला एज अ लोन वुल्फ वो अपीयर किसी भी केस में नहीं होगा। असेंशली होता ये है कि जो नॉर्मल एडवोकेट्स हैं वो एक मिसिंग लिंक की तरह काम करते हैं। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो डायरेक्टली उस क्लाइंट से उसका ब्रीफ नहीं ले सकते, उन्हें एक एडवोकेट बीच में रहेगा जो सीनियर एडवोकेट्स को ब्रीफ करेगा एंड देन ओनली सीनियर एडवोकेट में एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। ही कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट या फिर टेक ब्रीफ्स फ्रॉम द क्लाइंट। एडवोकेट बीच में रहेगा, वो ब्रीफ देगा। ऑल राइट। He shall not accept instructions to draft pleading, affidavit, advice on any evidence or to do any drafting work. वो कोई drafting work नहीं करेगा। This is also important to know. ठीक है। He shall not accept directly from a client any brief, वही बता चुका हूँ मैं बात। A senior advocate who has acted as an advocate, junior in a case, shall not after he has been designated as a senior advocate advise on the ground of appeal. मान लीजिए आज आप किसी अपने क्लाइंट को बता रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, फिर आप सीनियर एडवोकेट बन गए, तो अब अपील में आप ना बताइए। डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट नहीं करना है आपके क्लाइंट से अगर आप सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं। कुछ बातें थी जो मैंने बता दी। अब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट, ये आपका डायरेक्टली चीज़ है जो आपके सिलेबस में पूछा गया है, तो इस पर बस अपन को ग्लांस करना है। वी हैव टू जस्ट ग्लांस थ्रू कि ये है क्या। तो ये बोला गया है कि वो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो एडवोकेट होता है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि उसे जस्टिस सर्व करवाने में मदद करने, इवन इफ यू नो ही कैन नॉट गो टू एनी लेंथ फॉर हिज क्लाइंट, ही हैज टू रिमेन विद इन द डोमेन ऑफ लॉ एंड ही हैज टू एक्ट एज इफ टू सर्व द जस्टिस। ऑल राइट। तो ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। सत्य स्थापित करने में, जस्टिस स्थापित करने में उसका योगदान सबसे इंपॉर्टेंट उसका वर्चू होता है। प्रिविलेज मेंबर ऑफ द कम्युनिटी और जेंटलमैन, ये सारे एडवोकेट की बातें हो गई। तो उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए? अपने आप में होना चाहिए। फिर ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट क्या है? ये ऐसी लिस्ट हैं जिनको आपको ग्लांस थ्रू करना है, एक बार इन्हें देख लेना है। डिग्निटी से काम करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। कंप्लेंट अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर है तो उसे वो परसू करना चाहिए उसको। एडवोकेट शाल नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट बाई एनी इलीगल और इम्प्रॉपर मीन्स। तो ये बहुत ही जेनरिक सी बातें हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, आप खुद से पढ़ लें। ज़्यादातर सवाल इसमें से नहीं बनने वाले। कॉमन लॉजिक पे भी अगर आप चले गए तो आपका ये पेपर बन जाने वाला है। एडवोकेट इज बाउंड टू एक्सेप्ट एनी ब्रीफ इन द कोर्ट और ट्राइब्यूनल बिफोर एनी अथॉरिटी। बाउंड टू एक्सेप्ट का मतलब क्या? अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आया है तो आपको उसका ब्रीफ लेना पड़ेगा, आपको उसे सलाह देनी पड़ेगी। शाल नॉट ऑर्डिनरी विड्रॉ फ्रॉम एनी एंगेजमेंट वंस एक्सेप्टेड। एक बार आपने एक्सेप्ट कर ली कि आप किसी को सर्विस देंगे तो जनरली आप उस सर्विस से विड्रॉ खुद को नहीं कर सकते हैं। आ जाइए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये पूरी लिस्ट है जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। इसका शॉर्ट ब्रीफ वर्जन आपको BCI की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें बहुत क्रिस्प तरीके से उन्होंने इस लिस्ट को छोटा करके बता दिया है। तो ये वो लिस्ट थी माय फ्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाहता था। इसी के साथ ये वीडियो पूरा एंड हो चुका है। अब इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है,
इस पूरे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग ने कवर ना किया हो। एडवोकेट्स एक्ट कुछ लोग बहुत छोटे में कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट ट्रस्ट में अगर आपने ये एक वीडियो पूरा देख लिया तो इसके बाद आपको एडवोकेट्स एक्ट या फिर इस पर्टिकुलर सेगमेंट से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। रही बात केस लॉ की और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड या फिर एक क्रिटिकल तरीके से समझाने की, तो वो एक सेपरेट वीडियो में सम अदर टाइम हम उसे डील करेंगे। आज का काम था मुझे एडवोकेट्स एक्ट और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को समझाना, वो मैंने कर दिया है। ये हाईलाइटेड वर्जन जो है इस पूरे टेक्स्ट का वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। देवशीष लॉ क्लासेस को आज के दिन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा उसका मैं आभारी हूँ। दशहरा की वंस अगेन अ वेरी गुड विशेस टू ईच वन ऑफ यू। Celebrate the day. Hopefully it will be great, and tune in this channel to clear the All India Bar Examination 19th editions. Thank you for watching.